नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र धर्म में। गरीबों को आवास या साधने का प्रयास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसिटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3024 नए फ्लैट्स दिए हैं। इस खास मौके पर पीएम ने जोर देकर कहा कि पहले ही कालकाजी एक्सटेंशन में 3000 से ज्यादा गरीबों को घर दिया जा चुका है। आने वाले समय में सभी गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिल जाएगा। सभी को नए घर में गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में कई ऐसे परिवार हैं जो सालों से झुग्गियों में रहने को मजबूर थे, लेकिन आज उनके लिए बड़ा दिन है। आज उनके जीवन की नई शुरुआत हुई है और आज उनके घर का सपना सच हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबों को कई मौकों पर जिक्र किया। उन्होंने साफ कर दिया कि वर्तमान सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब है। गरीबों को ध्यान में रखकर ही काम किया जा रहा है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को, जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती है, उसी के बगल में
झुग्गी झोंपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की? आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान। कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, मिलने वाले हर लाभ से वो वंचित थे। बल्कि सच्चाई ये भी थी कि गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने से डरता था। ये लोग दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली इनके लिए बहुत दूर था। इसी स्थिति को हमारी सरकार ने बदला। अभियान चलाकर दिल्ली के गरीबों को, देश के गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए। तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज दिल्ली के गरीब को भी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली में हजारों साथी रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं, सब्जियां और फल बेचते हैं। कई साथी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास आज भीम यूपीआई न हो। पैसे सीधे मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल से पेमेंट भी हो जाता है। इससे कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की यही शक्ति पीएम स्वनिधि योजना का भी आधार बनी। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहनों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के भी 50,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई बहन ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी दी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भी दिल्ली के
छोटे उद्यमियों की काफी मदद की है। तो दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को उनके आवासों की चाबी जो है वो दे दी है और इसी से कहीं ना कहीं एक नई सियासत की ओर रुख कर दिया गया है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जो है वो नजदीक है और कुछ ही 2 राज्य तो ऐसे हैं जिसमें कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दिल्ली में भी निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गरीबों को आवाज दिए गए हैं या फिर उनको साधने का प्रयास किया गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान संभल शाही जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और अनंत त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगी। बहुत अच्छी सरकार की ये योजना है जिसके तहत गरीबों को आवास भेंट किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं किसी और दूसरी तरफ इशारा करता है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों के बिहाफ पे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो दिल्ली को लगातार एक के बाद एक गिफ्ट देते जा रहे हैं, एक के बाद वो दिल्ली वालों की सहायता करते जा रहे हैं, उनको एम्पावर करते जा रहे हैं। जैसा आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सुना, मोदी जी के आने से पहले लगभग 50 लाख लोग दिल्ली में ऐसे थे जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए। उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, उनके अकाउंट खोले ताकि वो जो देश की सेवा कर सकें और देश में जो उनको सपोर्ट मिलती है, सरकार से जो सपोर्ट मिलती है, वो सीधा सीधा उनके अकाउंट में आ सके, पीछे बिचौलिए ना खाए। उसके बाद यहाँ पे जो रेडी पटरी वाले भाई बहन है उनके लिए स्वनिधि योजना आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाए और लगभग 50,000 से ज्यादा हमारी रेडी पटरी वाले भाई बहनों ने उसका डिस्कनेक्ट हो। हमारे दिल्ली के भाई बहनों को मुद्रा योजना के तहत मिला और उससे जो छोटे रोजगार वाले हैं उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। खुद भी उन्होंने अपना रोजगार खड़ा किया और 4 लोगों को उन्होंने काम देने का काम किया। अब जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी में जीवन व्यतीत किया है, उन्होंने प्लान बनाया और जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको एक शानदार फ्लैट देने का काम और 3024 फ्लैट देने का काम आज किया है। बाकी लोगों को भी जल्द फ्लैट मिलेंगे। 2-3 साइड पे और काम चल रहा है ताकि जहाँ झुग्गी है वहाँ पक्के मकान दिए जा सके। 2 कमरे का फ्लैट है, सारी उसमें सुविधा है, लिफ्ट लगी हुई है, आधुनिक तरीके से फ्लैटों को बनाया गया है ताकि जो झुग्गियों में रहने वाले युवा वर्ग है वो भी डेवलपमेंट में हिस्सा ले सके, वो भी सर उठा के जी सके, वो भी शान से जी सके और अच्छे अच्छे काम करके दिल्ली और देश के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार गरीबों को एम्पावरमेंट करने वाले काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम कर रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो जिसकी वजह से दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली का जो जाम है वो कम हुआ, चाहे वो ITO का अंडरपास हो जिसकी वजह से दिल्ली में लगने वाला जाम भी कम हुआ, प्रदूषण भी कम हुआ, चाहे वो धौलाकुआ का फ्लाईओवर हो जिसकी वजह से तो दिल्ली से गुड़गांव लोग जाते हैं, गुड़गांव से दिल्ली आते हैं और व्हीकल का बहुत प्रदूषण होता था ट्रैफिक की वजह से, वो कम करना हो, चाहे इको पार्क, एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिल्ली में बनाना हो जिसकी वजह से दिल्ली वालों को हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी, एनवायरमेंट भी बेटर होगा। द्वारिका में एक बड़ा इंडस्ट्री पार्क बनाने की बात, हर जगह आदरणीय मोदी जी लगातार दिल्ली वासियों को उपहार पे उपहार दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जो दिल्ली का अपने आप को मालिक कहता है, सीएम कहता है, 8 साल हो गए, कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम किया और ना ही गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट देने पे उन्होंने कोई काम किया। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से मैं आपके पास। इमरान साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोगों को, गरीबों को आवाज भेंट किए हैं उससे ये कहा जा रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन इसी बीच खेमचंद शर्मा जी का ये कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है उसने इतने सालों में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले इतने कम सालों में ये काम कर दिखाया है। सबसे पहले नमस्कार और पैनल में नमस्कार जी। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री जी जो गरीबों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री गरीबों के लिए बात करे, गरीबों के लिए जो वादा किया है उनको पूरा करे। जब हम कहते हैं कि आप गरीबों की बात करते हो तो जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्यमंत्री
गरीबों के लिए बिजली की बात करते हैं, गरीबों के लिए पानी की बात करते हैं, गरीबों के लिए रोजगार की बात करते हैं, गरीबों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता लोग क्यों उसकी आलोचना करते हैं, क्यों बुराई करते हैं? एक कदम आगे बढ़ करके उस गरीबी की जो योजना है, गरीबों के लिए जो बेहतर काम किया जा रहा है, उसकी पहल करना चाहिए, उसका सकारात्मक रवैया अपना चाहिए उसके प्रति। लेकिन क्या करते हैं, तरफा नीति अपनाते हैं, क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने अगर गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए या आवासीय सुविधा देने का अनाउंसमेंट किया है, मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री होता ही इसीलिए है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखना। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो उनके अंडर में आता है, जो उनके अधिकृत है, जो उनके अधीन है, जो उनकी ताकत है, जो पावर है, उसके अधीन जो कार्य कर सकते हैं, अगर वो गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द प्रशंसा में बोल देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को के खिलाफ भ्रष्टाचार, ईडी सीबीआई की जांच, हमारे मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो अच्छा मॉडल, दिल्ली का मॉडल, शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया, देश दुनिया में तारीफ हो रही है, उनके खिलाफ दुनिया भर की सीबीआई ईडी की जांच, मिला कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए, चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है, या भ्रष्टाचारियों की चिंता है, अपने आप में दिखाता है। अगर सरकारी स्कूल का कायाकल्प बदल रहा है, सरकारी स्कूल का ढांचा बदल रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता बदल रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भाजपा के नेताओं को 2 शब्द प्रशंसा के लिए बोलने चाहिए। लेकिन सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों की ही बात करेंगे, बाकी राज्यों के जो उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, जिन जिन राज्यों में अगर वो गरीबों की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है। यही दोहरी नीति मैं तमाम भाजपा के नेता सरकार यही सवाल में करता हूँ कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आज प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, गरीब 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 कर रहे हैं, तो गरीबों के घर के बच्चे जिन स्कूलों में, जिन हॉस्पिटल में अपना इलाज या शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके लिए कोई भी सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं करते हो आप? उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को बिना वजह सीबीआई की रेड या जवाब देना चाहूंगा, कृपया आप मेरे को मौका दीजिए। का करप्शन में आप घसीट करके जेल भिजवाने का काम करते हैं, जेल भेजने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरा भाजपा का सवाल है। जो अभी बंधु मेरे बोल रहे थे, मुझसे सीधा सवाल करता हूँ, अगर आपके माननीय प्रधानमंत्री गरीब की बात करते हैं तो गरीब की बात करने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 शब्द आपके जबान से प्रशंसा के क्यों नहीं निकलते हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, आपका जवाब मैं लूंगी। खेमचंद शर्मा जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग कमेंट सभी का हो जाए। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास मैं पहले जाना चाहूंगी। त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से ये आवाज दिए गए हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि गरीबों को आवास मिल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो जीवन यापन अपना आगे का बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में जब अगले ही साल चुनाव है और अभी 12 तारीख को हिमाचल में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनावी समय जो है वो नजदीक है, ऐसे समय में और दिल्ली में खुद निकाय चुनाव है, क्या ये नहीं कहा जाए कि इस तरीके से चुनावों को साधने का प्रयास ये हो सकता है? अगर आप इसे वोटरों को साधने की बात कहती हैं तो कोई सरकार इससे अच्छा साधने का क्या प्रयास कर सकती है? किसी भी सरकार को कोई ये पहली बार तो दिया नहीं गया। उसी काल का जी एक्सटेंशन में 3000 फ्लैट्स पहले दिए जा चुके हैं। देखिए, चुनाव इस देश में हर साल हर 6-8 महीने पे कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से सारे काम रोक दिए जाएं या चुनाव को देखने की कि कब चुनाव ना हो तब वो काम किए जाएं? अगर ऐसी सोच रखी जाएगी तो इस देश में अब तो कोई काम हो नहीं पाएगा। ये इसको चुनावों से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, टाइमिंग चुनावों का है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और अभी जैसे आपने कहा कि विधानसभा चुनाव 2 राज्यों में ऑनगोइंग है, तो वहां, लेकिन ये दूसरी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो देश में हर 6-8 महीनों में किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस देश में लोगों की, रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़े की व्यवस्था तो आज भारत के लोग करने की अपनी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन मकान एक ऐसा सपना है जो बहुत सारे लोगों को बिना किसी अन्य सहायता के, उनका ये सपना उनके पूरे जीवन में सपना बन के रह जाता है। तो अगर सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो,
अगर वो इस तरह के सपने को पूरा करने में मदद करती हैं या स्वयं उनके सपने को पूरा करती हैं, तो इससे बेहतर इस देश में और कुछ हो नहीं सकता है। और देखिए, इस तरह के सपने को पूरा करने में कोई कहे कि सिर्फ देश का आर्थिक कोई नुकसान है, तो ऐसा भी नहीं है। इतने काम रोजगार उपलब्ध होंगे इस तरह के सपनों को पूरा करने में कि जिससे ये देश की अर्थव्यवस्था में वो लोग भागीदार बनेंगे। तो ये सपना जो है लोगों का अपने आवास का सपना, दिल्ली में जैसा कि सभी जानते हैं, हम अगर दिल्ली को घूम लें तो दिल्ली कई तरह के सांचों में बटी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रतिदिन के खर्चे लाखों से ऊपर के हैं, और कुछ ऐसे भी लोग उसी दिल्ली में हैं जिनके पूरे साल में लाख रुपए के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो ये दिल्ली बटी हुई है। उस दिल्ली में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या कोई भी सरकार का मुखिया अगर ये सोचे कि ये जो भेद है, ये डिफरेंस है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, अगर इसे पाटने की कोशिश करने की बात सोची जा रही है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। इस पर किसी तरह की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, इसे राजनीति से ऊपर उठ करके देखने की जरूरत है। लेकिन बात तो ये भी है ना त्रिपाठी साहब के, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर अभी आपने कहा कि हर राज्यों में लगभग चुनाव रहते हैं हमारे देश में, वो ठीक बात है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ना प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां को ऐसी सौगातें नहीं मिल रही है। आप पंजाब को देख लीजिए, एक बार प्रधानमंत्री वहां पर जाने की कोशिश की, उस समय सुरक्षा में चूक का जो मामला हुआ उसके बाद से नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप जानकारी लेने की कोशिश करें, पंजाब में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, तेलंगाना में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है गरीबों को मकान देने में। अगर ऐसा है, कहीं आपकी जानकारी में है, तो आप उसको उठाइए निश्चित तौर पर। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है पिछले कई सालों से, इसी सरकार में नहीं, कई सालों में इस सरकार ने उसमें वृद्धि की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां 45 से 50 हजार मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक साल में बना करते थे, वहां इस सरकार ने 2.5 लाख तक उसे ले गई। मैं सरकार के पक्ष की या बचाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े हैं उसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो उसी तरह वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां आप ये कह रहे हैं कि ना कि भाजपा से अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो वहां पता करिए कि क्या इस तरह की योजनाओं में की गति में कोई धीमापन है। मुझे तो नहीं पता चल रहा है। नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां सामने आई है जब इस तरीके से, अब देखिए जनता ये कहती है कि प्रधानमंत्री जब दिल्ली जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं, तो पंजाब क्यों नहीं आ सकते? इस तरीके की बातें उठती है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। ठीक है, मैं आऊंगी नहीं, दिल्ली तो पंजाब या किसी प्रदेश में जाना उस प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है, एक दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। तो सरकारी कार्यक्रम जो लगते हैं वो हर राज्यों में उतने ही हैं जितना पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में है। अब आप आइए कि उनके राजनीतिक कार्यक्रम है, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक कार्यक्रम उसी क्षेत्रों में, राज्यों में रखेगी, क्षेत्रों में रखेगी जहां उसे कुछ लाभ की उम्मीद हो। प्रधानमंत्री अंततः एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, उसकी देखभाल करना, उसे आगे बढ़ाना भी उनका काम है। लेकिन जब वो सरकारी कार्यक्रमों की बात आती है तो उसमें वो कोई भेदभाव सरकार नहीं बरत रही है, ऐसा मेरी पूरी जानकारी में है। ये अब अलग बात है कि अब सरकारी कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रमों को एक मान करके देखा जाए, वो अलग बात है। ठीक है, खिमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरीके से हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, कभी भी कहीं भी किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी राज्यों को मिल रहा है, पंजाब को भी मिल रहा है। फ्री अनाज का लाभ सभी राज्यों को मिल रहा है, पंजाब को भी मिल रहा है। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पंजाब को भी मिला है, वहां भी गरीबों को लाखों की संख्या में घर मिले हैं और करोड़ों की संख्या में पूरे देश में मिले हैं। लगातार किसी भी राज्य को अछूता नहीं छोड़ा गया है। और मेरी जानकारी के अनुसार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जल्द पंजाब भी जाने वाले हैं सरकारी कार्यक्रम के तहत, और वो भी आप देखेंगे। रही बात अब दिल्ली की, दिल्ली में अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं,
वो किसकी बात करते हैं? सत्येंद्र जैन की। वो किसकी बात करते हैं? मनीष सिसोदिया की। वो किसकी बात करते हैं? उनके नेताओं को दलाली नहीं करने दी जा रही, उनके नेताओं को घूसखोरी नहीं करने दी जा रही, उनके नेताओं को पकड़ा जा रहा है, उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उनको गरीबों की चिंता नहीं है। अब हर दिन उनके घोटालों की बातें सामने आ रही हैं। अब एक अपराधी कहता है कि 50 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिए, 10 करोड़ सत्येंद्र जैन को दिए, क्योंकि तिहाड़ जेल की जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो चुपके चुपके जाके वो मिलते थे। उसके एविडेंस भी मिले हैं कि किस तरीके से उनके पास सत्येंद्र जैन जी जाते थे और उनसे पैसे मांगते थे। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही है। वहीं आप दिल्ली की समस्याओं को देखेंगे, सब मुंह पाड़े पड़ी हैं। आज दिल्ली में गैस चैम्बर बना हुआ है। दिल्ली की जो हवा है वो रहने लायक नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी को वो पीड़ित किए हुए है। पानी भी गंदा है। यमुना जी में झाग के पहाड़ हैं। इवन छठ पूजा जैसे तैसे हुई है। छठ पूजा पे माता बहनों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के वहां पे स्नान किया और सूर्य नारायण को अर्घ दिया। इनको शर्म नहीं आती। अब इनकी डीटीसी की बात ले लो, आईसीयू में पड़ी हुई है। मात्र 3700 बसें अपना जीवन काल जी चुकी है। खटारा बसें हर जगह खराब पड़ी रहती हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं। 15,000 बस चाहिए थी। ग्रीन दिल्ली बनानी थी इनको, इलेक्ट्रिक बस आनी थी, लेकिन वो है नहीं। ग्रीनरी जो दिल्ली में पहले होती थी उससे भी कम हो गई। पीडब्ल्यूडी रोड पे जो बीच में डिवाइडर पे ग्रीनरी होती थी खत्म हो गई, क्योंकि कोई देख रेख नहीं है। आप जल बोर्ड की बात करिए, ना तो वो नालों की सफाई करते हैं, ना ही जो नालों का पानी यमुना जी में गिरता है उसको ट्रीट करते हैं, और ना ही उन्होंने जल बोर्ड के पानी की उपलब्धता बढ़े उसके लिए कोई काम किया। बारिश में घरों में पानी घुस जाता है, गर्मियों में पानी नहीं मिलता। आधी से ज्यादा जनता खरीद के पानी पीती है, गंदा पानी पीती है। अब ये बिजली की बात करते हैं। आपको बताऊं मैडम, इन्होंने कुछ समय पहले एक योजना शुरू की फोर्सफुल कि आपको फ्री सब्सिडी के लिए री एनरोलमेंट करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से एनरोलमेंट करना पड़ेगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और उस चक्कर में इन्होंने 23 लाख दिल्ली के गरीबों को बाहर कर दिया। लगभग 56 लाख लोगों को लाभ मिलता था पहले इनके अनुसार, उसमें से मात्र 34 लाख के आसपास बचे जिन्होंने री एनरोलमेंट किया। बाकी के 23 लाख गए। अगर इनको योजना चलानी थी तो ऑप्ट आउट का चलाते, जिस तरीके आदरणीय मोदी जी ने चलाया कि भाई गैस की सब्सिडी नहीं चाहिए, ऑप्ट आउट कर लो। तो उसमें लिमिटेड लोग जिनको ऑप्ट आउट करना है करते, लेकिन री एनरोलमेंट किया ताकि जो गरीब, जो टैक्स सेवी नहीं है, वो उसको री एनरोल ना कर सके और उससे फिर ये जबरदस्ती से वसूली कर सकें। और वहां पे अनाप शनाप चार्ज ले रहे हैं। फिक्स चार्ज 4 गुना है। बहुत सारे सेस लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आपके इन तमाम आरोपों का जवाब ले लेते हैं इमरान साहब से। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट और दीजिए, फिर उनसे ले लेना। वहीं आदरणीय मोदी जी लगातार दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं। 50 लाख लोगों का जनधन अकाउंट खोलना हो, उसमें बहनों को सीधे सीधे 3 सिलेंडर की व्यवस्था करना हो, आज होली दिवाली फ्री में सिलेंडर देना हो, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके जब भी कोई भी सरकारी मदद है उन तक पहुंचाना हो, पेंशन पहुंचाना हो। आयुष्मान भारत क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं की, लेकिन जो दिल्ली केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है उसमें लागू है। वैसे ही तो मुद्रा लोन के तहत युवाओं को मजबूत करना हो, 20,000 करोड़ से ज्यादा का लोन देना हो, 50,000 से ज्यादा जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको लाभ पहुंचाना हो। और अब घर दे दिया, शानदार घर दिया है, और हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको शान से जीने का अधिकार दिया है। बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में बाकी लोगों को भी घर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, केजरीवाल जी को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है कि कुछ करके दिखाएं। ठीक है, चलिए आपके तमाम आरोपों का जवाब लूंगी मैं इमरान साहब से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगे। जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में अब ना तो गरीबों की पूरे तरीके से परवाह सरकार कर रही है, और ना कि वहां पर जो सामाजिक या आर्थिक जीवन लोग जी रहे हैं उनकी परवाह की जा रही है, और इसी के साथ साथ कुदरत की जो परवाह है वो भी नहीं कर रही है सरकार। ये कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी ने इस हेडलाइन को बिल्कुल सार्थक बना दिया कि ये गरीबों के लिए आवाज कम है, साधने का प्रयास ज्यादा लग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल वही तो करता हूँ, क्या गरीबों को 300 यूनिट बिजली नहीं मिल रहा? क्या महिलाओं के लिए जो फ्री बस की यात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है? क्या जो फरिश्तों योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? तो यात्रा अच्छे स्वास्थ्य की जो हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, क्या इलाज मुफ्त नहीं हो रहा है?
हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो ढांचा था, शिक्षा का मॉडल इतना जर से जर्जर हो चुका था, क्या उस पर बेहतर काम नहीं हो रहा है? वही कहता हूं मैं, ये लोग राजनीतिक साधना जरूर कर रहे हैं, अपने साधने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की जब बात आती है तो 2 कदम आगे बढ़ के 2 शब्द प्रशंसा के नहीं बोल सकते हैं। मैं कहता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को इस मुल्क के अंदर आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर 75 सालों से, आजादी के बाद से लेके इन लोगों ने शासन किया है, अगर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, लोगों के लिए अच्छा कार्य किए होते तो हमें अन्ना आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती? हमें करप्शन के खिलाफ बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हमें क्यों जरूरत पड़ती आम आदमी पार्टी का स्थापना करने की? ना अरविंद केजरीवाल जी होते, ना मैं यहाँ बोल रहा होता। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये सिर्फ साधने का प्रयास करेंगे, तब ये गरीबों की बात नहीं करेंगे, तब ये अपने हित को साधने के चक्कर में चुनाव के पहले एक चुनावी स्टंट का प्रयोग करेंगे। मैंने इसके पहले अपने वक्तव्य में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर देश के लोगों से, देश के मतदाताओं से जो वादा करते हैं, अगर उस वादा को पूरा करते हैं तो मैं भी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि वादा पूरा करने के लिए आप राजनीति में आए हो। आपको जनता ने सत्ता में इसीलिए बैठाया है कि जो उनसे वादा किए उसे पूरा करो, लेकिन नहीं, ये करें या ना करें, लेकिन अगर कुछ दूसरी सरकार, दूसरे लोग करते हैं तो 2 शब्द प्रशंसा के इनके नहीं निकल सकते। यानी कि सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इनको देश को उत्थान, देश के विकास, देश की गरीबी मिटाने का कोई भी इनका प्लान नहीं है। प्लान होता तो अपोजिशन में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे कार्यों की तारीफ भी करते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी इकलौते एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्षी पार्टियों के, जो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, अगर वो अच्छा पहल करते हैं तो 2 शब्द बोलते हैं। अभी उन्होंने स्कूल का ढांचा बदलने का जो कवायद शुरू किया था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2 शब्द अच्छे बोले थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से अगर सरकारी स्कूलों को कायाकल्प बदलेंगे इससे तो 100 वर्ष लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक पंचवर्षीय योजना में, एक 5 साल की सरकार में पूरे देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बदल जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए 2 शब्द भी नहीं बोलते। खेमचंद्र शर्मा जी बैठे हैं, उनकी बातें मैं सुन रहा था, थोड़ी बहुत उनकी आवाज साफ आ भी नहीं रही थी। मैं खेमचंद्र शर्मा जी से यही प्रश्न करूंगा, खेमचंद्र जी अपने दिल से पूछिए, अपने मन मस्तिष्क के आप सुनिए अपने आप को। गरीब की जब बात होती है तब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, बसपा या कांग्रेस नहीं देखी जाती, देखी ये जाती है कि आपका प्लान गरीबों के लिए कितना बेहतर हो रहा है। अगर यही प्लान अपोजिशन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करता तो उसके लिए 2 शब्द प्रशंसा के बोलिए। आम आदमी पार्टी की स्थापना ही हुई है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आज गुजरात में चुनाव है, मैं वहां धुआंधार प्रचार कर रहा हूं, जनता का समर्थन मिल रहा है। उसी का घबराहट का नतीजा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने वादे को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, गरीब 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुयायी, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता 2 शब्द टीवी पर बैठ करके इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, रोजगार का मॉडल, सुरक्षा का मॉडल या महिलाओं को फ्री बस की यात्रा, जो तीर्थ यात्रा है, जो हमारे वरिष्ठ जो भी बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने का जो हम लोगों ने प्लान तैयार कर रखा है फ्री में, उसके लिए भी 2 शब्द प्रशंसा के नहीं बोल सकते। अभी हमने शुरुआत किया था मुस्कान जी कि रुपए पर, करेंसी पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। यही बीजेपी उसके खिलाफ बोलने लगी, यही कांग्रेस उसके खिलाफ बोलने लगी। आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदू जनभावना की बात करते हो, लेकिन हिंदू जनभावना की जो आस्था के भगवान है, जब उनका तस्वीर पे हम तस्वीर छापने की बात करते हैं तो ये विरोध करते हैं, यानी कि इनका हिंदुत्व भी फर्जी का है। ये कट्टर हिंदू की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आम जनमानस के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमने इस बात को रखा है तो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा पहल है। अखिल भारतीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी समर्थन किया, कई संतों ने समर्थन किया, इवन यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी भी समर्थन किए। ठीक है, चलिए, ठीक है इमरान साहब, ठीक है, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए एक बार। शर्मा साहब, देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं और लूटपाट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। अब ये फ्री बस की बात करते हैं। बंधु, दिल्ली में 3700 बस हैं, चाहिए कितने? 15,000। तो कहाँ फ्री दे रहे हैं? जब बस ही नहीं दे पा रहे हैं तो फ्री तो दूर की बात है। दिल्ली वालों में हाहाकार है, अरे बस दो, 15,000 बस दो, इलेक्ट्रिक बस दो, ताकि प्रदूषण कम हो और अच्छे तरीके से लोग जा सकें। अब एसी के चार्ज लेते हो और दम घोट के उसमें लोगों को मार देते हो, एसी तो चलते नहीं। आप पहले हकीकत देखो,
23 लाख लोगों को आपने अपनी जो बेसिक आप सब्सिडी दे रहे थे उससे भी बाहर निकाल दिया, 4 गुना उनसे ज्यादा चार्ज ले रहे हो शर्मा साहब, शिक्षा के बारे में, और सेस लगा के, अलग अलग सेस लगा के कुछ करके दिखाओ। आदरणीय मोदी जी ने लगातार दिल्ली वालों को गिफ्ट देके दिखाया है, कौन चिंता करता है? दुखी वालों को घर देके कौन चिंता करता है? मुद्रा लोन देके कौन चिंता करता है? स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी वालों को सहायता करके कौन चिंता कर रहा है? कौन फ्री में अनाज दे रहा है? ये सब आदरणीय मोदी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दिल्ली में मोदी जी करा रहे हैं। केंद्र के द्वारा संचालित हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज किया गया। आपके हॉस्पिटल में बेसिक दवाई नहीं है, वहां जानवरों की तरह आईसीयू में लोगों को ट्रीट किया जाता है। मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल के नाम, आप जाके रात को देखो, आपको लगेगा इंसान नहीं है। वहां पे स्टाफ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं उनको भगा रहे हैं। आईसीयू में ये हालत है कि वहां जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और आप किस मॉडल की बात करते हो? और आप अब कहते हो कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नोट्स पे होनी चाहिए। आप ये बताओ, आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया दिवाली पे, उस एडवर्टीजमेंट में भी आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो नहीं लगवा पाए, और बात नहीं करते हो नोट पे मूर्ति की फोटो लगाने की। ये सब दिखाता है आप एंटी हिंदू हो। जब गुजरात में फंस गए हो तो आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की याद आई। ठीक है त्रिपाठी साहब, इस समय दिल्ली जो है वो दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक केंद्र सरकार की दिल्ली लगती है और एक आम आदमी पार्टी की दिल्ली लगती है। किस तरीके से आप आज की दिल्ली को देख रहे हैं? क्योंकि खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही गरीबों की परवाह कर रही है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसी योजनाएं चलाई है जिससे गरीबों का भला हुआ है। नहीं, ठीक है, दोनों के दावे ठीक है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि जैसा कि केंद्र सरकार जो योजनाएं ला रही है दिल्ली में लोगों के लिए, और उस तरह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार की भी है जो दिल्ली के लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क जो है ना, वो इस बात का है कि दिल्ली सरकार जो कुछ भी आम आदमी या दिल्ली के निवासियों के हित के लिए काम करने की बात कर रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं दिल्ली का आर्थिक नुकसान कर जा रही है। वो चीज जो है दिल्ली सरकार को सोचने की बात है। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, जैसी हो सकती थी दिल्ली की, वैसी दिल्ली की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। इसमें चाहे कोई, अब केजरीवाल साहब आज बड़े अर्थशास्त्री बन गए हैं, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा नोटों पर आ जाएगी तो सारी अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। ये अर्थशास्त्र का एक नया सिद्धांत है, उन्होंने दिया है, और हो सकता है मनमोहन सिंह जी उनको पढ़ें वापस आकर के इस सिद्धांत को। लेकिन ये जो फ्री विज की चीजें हैं, दिल्ली सरकार जिससे लगता है कि लोगों का लाभ हो रहा है, फौरी तौर पर दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में दिल्ली को पीछे ले जा रही है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ मिल रही है, या ऐसा लग रहा है कि वो भी फ्री में दे रहे हैं, वो इस तरह के आर्थिक नुकसान की बजाय कहीं ना कहीं देश में इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हैं। जो सरकार का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, अपने पैसे सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। अब जैसे ये मकान बना, फ्री में दिया गया, लेकिन ये फ्री वो नुकसान नहीं करेगा जैसे दिल्ली में बसों का किराया फ्री कर दिया जाए, बिजली का बिल फ्री कर दिया जाए। इससे कहीं प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन मकानों को फ्री देने से प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। ये मकान बनने के लिए लोहा, सरिया, सीमेंट और मजदूरी, ये सब चीजें आएंगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और फ्री में मकान तो मिलेगा ही लोगों को। तो ये जो दो तरह की चीजें हैं, जो दो तरह की दिल्ली, दो सरकारों के बीच आज दिल्ली फंसी हुई है, उसका फर्क ये है। अब जो लोग सामान्य पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे या न पढ़े लोग हैं, वो इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। वो उनके सामने जब चुनाव का समय आता है तो उनको जो लोग प्रभावित कर लेते हैं, उनकी सोच समझ के अनुसार वो उसको वोट कराते हैं। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि दिल्ली ने राज्य में अरविंद केजरीवाल को लगातार 2 मौके दिए हैं। अब अगले चुनाव में क्या होगा वो पता नहीं, 2 बड़े बड़े मौके दिए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी लोगों को, इस पूरे देश में जो लोग सोच विचार करने की स्थिति में हैं, उनको निराश कर रही है।
दिल्ली के लोग उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, पहले चुनाव में तो उन्होंने बता दिया कि वो दूसरे चुनाव में लगभग उसी क्षमता के साथ उन्होंने वोट किया, तो वो सेटिस्फाइड है वो वोटर। लेकिन ये ऊपर ऊपर की चीजें दिख रही हैं। निश्चित मानिए दिल्ली में जो फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, वो बहुत नेक टू नेक है, और अगर उसमें 2-3% वोट का स्विंग होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए नतीजे एकदम उलट जाएंगे। और अगर 2-3% का स्विंग और आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं को लागू करके सही तरीके से जो वो लेकर के आती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात आई थी, ये बड़ी अच्छी एक बात थी। लेकिन निश्चित तौर पर इस जो सोच और विचार के स्तर पर जितनी अच्छी थी ये योजना, उस योजना को जब क्रियान्वित किया गया तो ये योजना धड़ाम हो गई है। निश्चित तौर पर इसका कोई फायदा दिल्ली के लोगों को नहीं मिला, जबकि ये बहुत अच्छी योजनाएं थी। जब ये लागू की गई थी तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है मेडिकल फैसिलिटीज को इस योजना के तहत। लेकिन एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं, बातें हो गई, हुआ कुछ नहीं। इस तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे बिजली की बात है, बिजली की बात में कई तरह की चालाकियां खेल रही है दिल्ली सरकार फ्री बिजली देने में, और वो चालाकियां अब लोगों के सामने आ रही हैं, समझ में आ रही है। दिल्ली सरकार को भी लगता है कि वो बहुत दिनों तक ऐसी योजनाओं को नहीं चला सकती है, वो उससे बाहर आने का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि अक्सर चुनाव आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको उन सारी चीजों को खत्म करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये फर्क है जो आपने बात कही ना कि दिल्ली दो भागों में है, केंद्र की दिल्ली और राज्य की दिल्ली में जो फर्क है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आई थी वो 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी का निर्माण हुआ था। 10 साल हो रहे हैं। इस 10 सालों में इस पार्टी से लोगों को इतनी उम्मीदें जगी हैं देश में, लेकिन जिस तरीके से इस पार्टी ने उम्मीद जगाई, उसी तरीके से स्वयं इसी ने खुद अपनी उन उम्मीदों को धराशायी करने का भी काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे आज ये पार्टी के लोग माने चाहे ना माने, सरकार बनते ही दिल्ली में दिल्ली के 2 कानून मंत्री जेलों की यात्रा कर चुके हैं, और आज वर्तमान में जो वादे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से करके आए अन्ना हजारे और के अरविंद और उनके साथ के लोग, आज वो सारे वादे ऐसा लगता है कि अरविंद भूल गए। 4 महीने से उनके एक मंत्री जी जेल में बंद हैं और वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात नजर आ रही है। ये महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन दिल्ली जो कि बात किया जाता था कि आसमान की और सतह पे भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। ये क्या बात होती है, ये देश आज समझ नहीं पा रहा। अरविंद से जवाब चाहते हैं, लेकिन अरविंद इन बातों पर जवाब नहीं देते हैं। भगत सिंह बन जाते हैं, कभी फॉलोअर नहीं भगत सिंह बन जाते हैं, भगत सिंह के फॉलोअर होते होते भगत सिंह जैसे बन जाते हैं। ये बड़ी अजीब, ये इससे निराशा हो रही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अरविंद जिस रास्ते पे चले हैं बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन जाने कब वो कहां भटक गए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इमरान साहब विश्लेषण कर दिया है त्रिपाठी साहब ने, और वो कह रहे हैं कि आपकी कई योजनाएं हैं जो बेहतर है, लेकिन अच्छा काम करते करते भटक गए हैं अरविंद केजरीवाल। आनंद त्रिपाठी जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए आनंद त्रिपाठी जी जो भी अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात करी है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो आवास का योजना है, इससे क्या है रोजगार बढ़ेंगे, या तमाम जो पार्ट्स का नाम लिया इन्होंने। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि जब उस आवास में गरीब परिवार जाएगा, उस गरीब को हम मुफ्त बिजली पानी स्वच्छ देंगे, उसके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होगा तो मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री इलाज होता है हम देंगे, तो ये क्या गरीबों के लिए कल्याण की योजना नहीं है? अभी आज ही महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, एक नई शुरुआत हुई है। महिलाओं के लिए एक अलग क्लिनिक का एक योजना आई है। इससे महिलाओं का एक बेहतर इलाज हो सकेगा। महिलाओं की बहुत सारी चीजें सेक्रेट होती है, वो महिला डॉक्टर से शेयर कर सकती हैं, पुरुषों के बीच में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। इन योजनाओं की तारीफ हम करें आनंद त्रिपाठी जी अगर बैठ के कर दिए होते तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। आनंद त्रिपाठी जी जो 2 सरकारों के बीच में जनता को पिसने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार को जनता ने 3 बार चुना है।
एक बार पहली बार जब कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, बाद में जनता से राय लेकर के हमने उस सरकार को तोड़ा, बाद में 67 सीट आई, उसके बाद 63 सीट आई, हमारी सरकार चल रही है। उसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए पंजाब में हमने चुनाव लड़ा। अब ये सवाल करेंगे उत्तराखंड में लड़ा, यूपी में लड़ा, सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपनी योजनाओं को जब जनमानस के अंदर पूरी तरह से पहुंचा सकूंगा तो वही जनता हमारा सपोर्ट करती। पंजाब में हमने पहुंचाने का काम किया, पंजाब की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिया, हमारी सरकार वहां गुड गवर्नेंस चल रही है। जो कच्चे टीचर दशकों से कांग्रेसी या भाजपाइयों के खिलाफ आंदोलनरत थे, तो उन्हें पक्का करने के लिए बिना किसी आंदोलन के पंजाब सरकार ने उन्हें पक्का करने का काम किया है, बिना किसी आंदोलन को। एक बात और जान लीजिए, गुजरात में पता ये चला है कि वहां पुलिस की भर्ती संविदा पर भी हुई है। आप सोचिए कि गुजरात का मॉडल जो लोग चिल्लाते हैं, इसका नाम नहीं लेंगे। एक पुलिस जो कानून का रक्षक होता है, समाज का रक्षक होता है, जनता का रक्षक होता है, उसको संविदा पे नियुक्ति दे रहे हैं। अग्निवीर का आप बारे में पता ही है, इनकी योजनाएं क्या है। अभी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, वर्तमान आज की खबर है, हेडलाइन खबर है, हर न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। यहाँ की योगी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो माध्यमिक शिक्षा जो स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेज तक जो भर्तियां होती थी, तकरीबन 45,000 सीटें रिक्त है, वो सीटें अस्थायी थी, लेकिन वो आउटसोर्सिंग की मदद से अस्थायी पदों पर वो भर्ती करने की योजना बना रही है। अब कितना देखिए, 13 से 14,000 रुपए मानदेय देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अस्थायी पद की जगह अस्थायी पद की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? क्या आप उन अस्थायी पदों पर नियुक्ति करके उनको पूरा फुल वेतन नहीं दे सकते? किस तरह की योजना है आपका? आप क्या करना चाह रहे हैं? पद को समाप्त करना चाह रहे हैं या गरीबों के कल्याण की योजना यही है भाजपा की? जिन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, अस्थायी आप आउटसोर्सिंग की मदद से क्यों नियुक्ति करने जा रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है, और एक बार और बता दूं मुस्कान जी, 5 साल हो गए, फिर ये 2-3 साल जो भी गुजर रहे हैं, इतने सालों में योगी जी ने संस्कृत विद्यालयों का, मदरसों का, अल्पसंख्यक विद्यालयों का, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं, एक भी भर्ती इन्होंने कंप्लीट नहीं भर पाया है। माध्यमिक में कुछ हजार इन्होंने भर्ती किया है, लेकिन संस्कृत विद्यालय, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों की एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। एक एक विद्यालय में 20-20 पदों रिक्त है, 20-20 पद रिक्त है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये रोजगार की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, बगैर शिक्षा की पढ़ाई कैसे होगी? कैसे होगी? गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं भी चाहता हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं अध्यापन करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे कॉलेज में 14 से 15 सीटें रिक्त है। गरीब बच्चे जो पढ़ने आते हैं, शिक्षक के अभाव में कौन सी गुणवत्तापरक शिक्षा हासिल कर लेंगे? तो यही मेरा सवाल है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तमाम आलोचना आप कर सकते हो, लेकिन लोहे को लोहार ही काटता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, ठीक है, शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद शर्मा जी, है भारतीय जनता पार्टी के जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करिए, इनको पूछिए 8 साल आपको दिल्ली में हो गए, आपने डीटीसी में कितने लोगों को परमानेंट किया? आज वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के हिसाब से आप डीटीसी को चला रहे हैं। आपने अपने स्कूलों में कितने लोगों को परमानेंट किया? 22,000 से ज्यादा वहाँ पे वैकेंसी, वो तो तब जब 16 स्कूल बंद कर दिए, एक नया स्कूल आप बना नहीं पाए। और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज के आप स्टाफ को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, कहीं भी आपने परमानेंट नहीं किया है। बल्कि उसी समय एमसीडी में लिमिटेड रिसोर्स, कम रिसोर्स के होने के बावजूद 10,000 से ज्यादा अपने वर्कर को परमानेंट किया है। आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। दिल्ली में 8 साल से सत्ता में हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई काम नहीं किया है, और वहीं आदरणीय मोदी जी ने लगातार दिल्ली को गिफ्ट पे गिफ्ट देने का काम किया है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप दिल्ली में कुछ करके दिखाओ। पंजाब में जब से आप आए वहां पे जंगल राज आ गया है, वहां पे खुले में हत्याएं हो रही हैं, अस्पताल में घुस के लोग मार रहे हैं, घरों में शूट आउट हो रहे हैं, और लंबे समय से जहां पे उग्रवादियों के झंडे नहीं दिखाई देते थे, अब वहां खालिस्तानियों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें आम आदमी पार्टी के अंतर्गत हो रही हैं, आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड हो रही हैं। मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, महीनों से जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल जी उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये तो ईमानदार हैं। अरे कैसे ईमानदार हो? जेल में पड़े हुए हो, आरोप पे आरोप लग रहा है, जमानत आपको मिल नहीं रही है, फिर भी ईमानदार हैं। इसको कहते हैं करेक्टर का हिरास, इसको कहते हैं नैतिकता का हिरास, इसको कहते हैं। इन्होंने फाइट शुरू की थी करप्शन के खिलाफ, अब पूरी तरीके से करप्शन में हो गए, इनका पूरी तरीके से कांग्रेसीकरण हो गया, बल्कि कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया करप्शन में। तो उन्होंने हर दिन दलाली के केस, हर दिन दलाली के आरोप इनके
नेताओं पे, इनके मंत्रियों पे, इनके एमएलए पे सामने आ रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लेते, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। एजेंसी को जो करना है करें, जेल में डालना है डालें। हमारे हिसाब से तो उनको हमने सर्टिफिकेट बांटा हुआ है। आपका दिल्ली में अब और ज्यादा झूठा प्रचार चलने वाला नहीं। अब दिल्ली वालों को झूठा खोखला प्रचार नहीं चाहिए, अब दिल्ली वालों को कंक्रीट काम चाहिए, और आपने नहीं किया, इसीलिए दिल्ली अब आम आदमी पार्टी को जवाब देगी। गैस चैम्बर में जी रहे हैं दिल्ली वाले, गंदा पानी पी रहे हैं दिल्ली वाले, और जिस फ्री डीटीसी की आप बात करते हो वो डीटीसी की भसी नहीं दिखाई देती। ठीक है इमरान साहब, इतनी अब गंभीर जनता समस्या दिल्ली दिल्ली में। सरकार को जवाब देने वाले ये कह रहे जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं त्रिपाठी साहब के पास जाऊंगी। इमरान साहब जी बताएं। खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब देगी। अरे खेमचंद शर्मा जी पहले गुजरात बचा ले, जो सामने चुनाव है कुछ महीने बाद, गुजरात बचा ले, और दिल्ली में जो चुनाव होगा वो बात की चीजें हैं। अरे हम गुजरात भी बचाएंगे, हम दिल्ली भी जीतेंगे। और केजरीवाल जी को अब अपना मुंह दिखाना दिल्ली में भारी हो गया, इसलिए दिल्ली में नहीं दिखाई देते, अब इधर उधर जाके बातें करते हैं। दिल्ली में आए, दिल्ली वालों के सामने बताएं कि जो भ्रष्टाचार मंत्री है वो जेल में पड़ा हुआ है, उनके जो एरिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कहाँ एमएलए, क्यों नहीं बर्खास्त करते, क्यों उनको नया एमएलए देने की कोशिश नहीं करते। जनता समझदार होती जा रही है, जैसे जैसे समझदार होती जाएगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर है वो कम पड़ता जाएगा। और कांग्रेस की जो हालत है देख ही रहे हैं, कांग्रेस खत्म ही हो रहा है। बीजेपी की काट हम है और इसको खत्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं, मुद्दों को साथ में लेके, मुद्दे के साथ चल रहे हैं। हम दावे के साथ डंके की चोट पे बोलते हैं, अगर मैंने काम नहीं करा है वोट मत करना। अगर बीजेपी का कोई भी नेता एक भी वीडियो निकाल के दिखा दीजिए जो चुनाव के पहले जनता के बीच में जाके बोलता है अगर मैंने मुद्दे पे काम किया वोट करना, वरना मत करना। धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है त्रिपाठी साहब, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि दो सरकारों के बीच में फंसकर रह गई है जो दिल्ली है उसकी जनता, लेकिन एक बात ये भी है कि देखिए प्रधानमंत्री आकर आवास योजना जो है उसको आज अमलीजामा पहना रहे हैं, तरह तरह के जो योजनाएं हैं वो अमल में ला रहे हैं और गरीबों को सुविधा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अभी कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अगर अभी लेटेस्ट मुद्दा उठाया जाए तो जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाने की कोशिश में थी दिल्ली सरकार, इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि एलजी ने वो फाइल जो है वो लटका दी है। हालांकि एलजी जो है उनके कार्यालय से ये बात सामने आई है कि जो तारीख है वो गलत बताई गई है जनता को। इस तरीके की बातें भी सामने आती है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो इसी बीच फंसकर रह जाती है कि आखिर वो फाइल आगे जाएगी कि नहीं। देखिए दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का वाद विवाद पुराना हो गया है बहुत, और काफी हद आगे बढ़ चुका है। इसमें अगर कोई ये सोचे कि एलजी की गलती है या कोई ये सोचे कि सिर्फ सरकार की गलती है तो ये बात सही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो कोई भी काम अब तक दिल्ली सरकार, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ये नहीं गिना पाएगी कि उन्होंने कोई भी नियम और कायदों से अलग हट करके दिल्ली सरकार को कुछ कहा हो या रोका हो। दिल्ली सरकार कई बार उपराज्यपाल को अंधेरे में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जो कि सही नहीं है। दिल्ली सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही, 15 साल रही, और उनका उपराज्यपालों से कभी इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। उसके पहले भी दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल रहे, लेकिन जिस दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो उपराज्यपाल को कुछ समझने की बात ही नहीं समझते। वो ये सोचते हैं कि वो चुने हुए हैं तो स्वतंत्र हैं। चुनी हुई भी सरकारें भी कानून और नियमों के तहत ही काम करती हैं, और इस तरह की जो सोच है वो खतरनाक है। और अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर, जो देश में बहुत बार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं एनार्किस्ट होने का, उससे पीछा छुड़ाने के लिए संविधान और नियमों कानूनों को बहुत सतर्कता से पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो एक प्रतिभावान नेता हैं, वो उनकी पार्टी आगे जा सकती है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि वो रास्ता आगे नहीं जा रहा है। वो अपने घर में भी लड़ रहे हैं और बाहर भी सबसे लड़ाई छेड़ रहे हैं। एक मेव
ईमानदार बनने और सिर्फ स्वयं को ईमानदार दिखाने के जो प्रयास चल रहे हैं अरविंद के, वो सही नहीं है और वो ज्यादा सफल भी नहीं होंगे। इसलिए उनको ज्यादा समावेशी होना पड़ेगा और लोगों को अपने घर में लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह से एक एक करके उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ के अपने साथियों को अपनी पार्टी से किनारे किया है, निर्दयता पूर्वक किनारे किया है, वो सही बात नहीं है। उन सब लोगों ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन आज अरविंद को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी में सभी दोयम दर्जे के लोग हैं, कोई उनके सामने बोलने की स्थिति में नहीं है। अरविंद को ये स्थिति शोभा नहीं देती। जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करके आता था, वो आदमी अपने ही लोकपाल एडमिरल रामदास को बिना कुछ कहे बाहर कर देता है। आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ये चीजें सही नहीं है। अरविंद को थोड़ा समावेशी होना पड़ेगा, अपने घर में लड़ाई समाप्त करनी पड़ेगी। आज वो 2 राज्यों में हैं, अगर उन्होंने अपने तौर तरीके सही रखे तो वो कई और राज्यों में चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो चल रहा है उससे लोग देश में निराश हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेमचंद शर्मा जी, इमरान साहब और त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को आवाज दिया गया है, फ्लैट की चाबी सौंप दी गई है, जल्द ही वहां पर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बात यह है कि बहुत बेहतरीन काम ये सरकार कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता जो अभी भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच में जूझ रही है, वो ये तमाम चीजें कब समाप्त होगी और कब दिल्ली की जनता जो है उन्हें अच्छे तरीके से योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, ये देखना भी अहम होगा। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।